दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और जीएसएफ कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कई बार ये होता है कि जब कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करता है, तो कभी-कभी कुछ बहुत ही टेक्निकल वर्ड जो होते हैं, जो तकनीकी शब्द होते हैं, उनसे हमारा आमना-सामना होता है। और उन शब्दों का जो मतलब है या उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो कई बार बहुत क्लियर नहीं होता है। उसी में से एक शब्द हम आज आपसे ज़िक्र करेंगे, जिसको हम लोग कई बार न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन्स में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है समावेशन, इंक्लूज़न। यानी हमारा जो टॉपिक है वो समावेशन है, इंक्लूज़न है। इस समावेशन शब्द का मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, जब आप कभी भी समावेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो समावेशन समावेशन का मतलब होता है समाविष्ट करना यानी शामिल करना। समाविष्ट करना। समाविष्ट यानी शामिल, शामिल करना। अब यहां एक सवाल बनता है कि यहां पे शामिल करने की बात हो रही, तो किसको शामिल किया जाए? तो देखें, पहली बात ये कि समावेशन क्या है, इंक्लूजन क्या है, यानी समाविष्ट करना यानी शामिल करना। तो प्रश्न यहां पे क्या बना कि किसको शामिल किया जाए? किसको शामिल किया जाए और कहां शामिल किया जाए? कहां शामिल किया जाए? ये दो प्रश्न बन के आता है। अब अगर आप इसके गहराई में जाएं, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि किसको शामिल किया जाए? तो सीधी सी बात है, सवाल का जवाब क्या है? गरीब को शामिल किया जाए। कहां शामिल किया जाए? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि लाभ का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ एडवांटेज, या यूं कह लें एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा। मतलब क्या है, आपसे भी डिस्कस करते हैं। लाभ का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट या एडवांटेज कह ले। अब मतलब क्या है जरा जाने। समावेशन क्या हुआ? शामिल करना। किसको शामिल किया जाए और कहां शामिल किया जाए? तो हमने आपको क्या जवाब दिया कि किसको शामिल किया जाए? तो गरीब को शामिल किया जाए। कहां पर शामिल किया जाए? तो आपको बताया गया लाभ के बंटवारे में शामिल किया जाए। अब यहाँ पे इसी चीज को ध्यान में रखे हम लोग क्या किए कि समावेशन के दो तरीके कर दिए गए। एक, बात किसकी हो रही है? गरीब की। इसका मतलब यहाँ पे बात क्या हुई? सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन। लाभ के बंटवारे की बात हो रही है, ये जो अभी आपने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? यही वित्तीय समावेशन है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब समझते चलें, इसका मतलब क्या हुआ? समावेशन, समावेशन का मतलब क्या हुआ? शामिल करना। आपको बताया गया किसको शामिल करें, कहां शामिल किया जाए। तो आपको बताया गया कि किसको शामिल करेंगे, तो उसका जवाब है किसान, गरीब को शामिल किया जाए। तो ये चीज क्या कहलाएगी? सामाजिक समावेशन। काहे के लिए शामिल किया जाए? तो आपको क्या बताया गया? लाभ के बंटवारे में। यानी ये बात किसकी हो रही है? वित्तीय समावेशन की। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आप जरा सोचिए, जैसे अभी आपको बताया गया कि समावेशन में दो चीज शामिल हुई। एक सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन, और दूसरा वित्तीय समावेशन, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब सवाल आगे बढ़ाते हैं। देखें, यहां इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जो ये समावेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्या बता रहा है? बता रहा है कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का आज तक सही ढंग से लाभ नहीं उठा पाया है। यानी जो आज के भी डेट में, जबकि 21वीं सदी चल रही है, 2024 आ गया है, या यूं कह लें कि आप आज जून 2024 खत्म होने वाला है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीमों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। देखिए, हुआ ये था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, तो 10 फरवरी 2011 को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसको हम लोग, स्कीम का नाम थोड़ा ध्यान दें, स्वाभिमान योजना।
आपको भी इसकी डेट बताई गई। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 10 फरवरी 2011 को। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। ये सोचा गया था कि भारत में जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक के द्वारा जो दी जाने वाली फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज से आज भी समाज का एक बड़ा तबका बहुत वंचित है, या यूं कह लें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। देखें, अगर हम बहुत मुद्दे की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि सरकारें जब कभी भी चर्चा करती हैं, जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, योजना आयोग रहा हो या नीति आयोग रहा हो, इनके जो भी चेयरपर्सन होते हैं, सरकार को केवल एक चीज हमेशा, या यूं कह लें ये जो बड़े बड़े मंत्री या पदाधिकारी हैं, वो केवल एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं कई बार, कि वो कहते हैं कि भारत में जो ग्रोथ रेट है, जो समृद्धि दर है, वही ग्रोथ रेट बढ़ती रहनी चाहिए। यानी जो आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये क्या हो, ये बढ़ती रहनी चाहिए। और कोशिश ये की जाती है कि इसको डबल डिजिट में लाया जाए। डबल डिजिट का मतलब क्या हुआ, 10% या 10% से ऊपर। इस समय भी वैसे अगर आप भारत देख रहे होंगे तो भारत की ग्रोथ रेट ठीक ठाक चल रही है। दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज हैं जो बहुत तेजी से तरक्की कर रही हैं, उसमें भारत सबसे आगे चल रहा है, या यूं कह लें भारत की ग्रोथ रेट सबसे शानदार रही है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, वो चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, ऐसे बहुत सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट आई है। सवाल यहाँ पे सीधा सा है, हमारी ग्रोथ रेट चाहे 4% हो और वो चाहे 10% से ऊपर हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारी ग्रोथ रेट 4% से बढ़ के 10% हो जा रही है, तो उस ग्रोथ रेट का लाभ सड़क पे बैठे एक मोची को क्या मिलता है, यानी जो आपका बूट पॉलिश कर रहा है, सड़क में सामान बेचने वाले किसी व्यक्ति को क्या मिल रहा है। सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो उसका लाभ समाज के सबसे जो कमजोर वर्ग है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको कैसे दिया जाए। प्रश्न बड़ा सीधा साधा है कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो लाभ कैसे पहुंचाया जाए। तो उसका तरीका क्या है मित्रों, हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को लाभ उसका तब मिलेगा जब लोगों के हाथों में रोजगार होगा। रोजगार होगा तो इसका मतलब उसके पास इनकम होगी, इनकम होगी तो उसकी जो परचेजिंग पावर, वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो एक तरीका क्या है कि जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को या तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, गरीब लोगों को रोजगार दे दिया जाए, या उसका एक दूसरा तरीका आपने ये भी देखा होगा कि सरकारें कई बार क्या करती हैं कि गरीबों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, वेलफेयर स्कीमें चलाती हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं, भी आपको नाम बताते हैं उनका। वेलफेयर स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन अपने देश का थोड़ा सा दुर्भाग्य क्या रहा है कि गरीबों के लिए जितनी भी वेलफेयर स्कीमें लॉन्च की जाती हैं, उन वेलफेयर स्कीमों के साथ एक दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आ जाता है, जो करप्शन है, जो कि भारत की व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये एक व्यक्ति, देश की या एक समाज की नहीं, ये हर व्यक्ति की समस्या है। अब बात क्या आती है कि पता लगा गवर्नमेंट क्या कर रही है, गरीबों के लिए कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, इसका मतलब उस स्कीम का लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, करप्शन का कीड़ा आ जा रहा है, तो गरीब को उसी की योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो होता क्या है कि गरीब की योजना का लाभ कौन उठा रहा है, जो बीच के मीडिएटर है, जो मध्यस्थ हैं, या यूं कह लीजिए जो दलाल है, जो भ्रष्ट लोग हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की जरूरत है। हमने भी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या हुआ, कि समावेशन क्या है कि ऐसे लोग जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और वो उस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं, उन लोगों तक उस योजना का लाभ कैसे पहुंचाया जाए। अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लॉन्च करेगी तो इसका मतलब उस स्कीम का कोई न कोई वित्तीय लाभ निर्धनों को या गरीब लोगों को मिलेगा। अब सवाल ये है कि जो स्कीम लॉन्च की जा रही है उसका लाभ सीधे लाभार्थी के अकाउंट में कैसे पहुंचाया जाए। यहीं पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको जरा समझने की कोशिश करें। एक शब्द आप अक्सर पढ़ते हैं जिसको आप कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। यकीन माने, थोड़ा याद करें, जब आप बचपन में या आपके गार्जियन बचपन में पढ़ने जाते थे और उनको स्कूल में अगर कोई छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप दी जाती थी तो उनको कैसे दी जा रही थी, उनको कैश में दिया जा रहा था, उनको चेक काट के दिया जा रहा था, या उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा था।
तो आपका सीधा सा जवाब होगा आपके गार्जियन पढ़ते जा रहे होंगे और उनको स्कॉलरशिप मिली होगी तो कैश में मिली होगी। अब पता लगा कि आपके स्कूल में सरकार ने जो स्कॉलरशिप भेजी वो 500 भेजी, गुरुजी ने क्या किया कि उस 500 में से 250 रुपये अपनी जेब में रख लिया, 250 रुपये आपके गार्जियन को पकड़ा दिए और साइन करा लिए 500 पे। इसका मतलब लाभार्थी को जो मिल रहा है सरकार की तरफ से 500 रुपये, यानी सरकार दे रही है 500 रुपये और उसके अकाउंट में या यूं कह लें उसके हाथ में कितना आ रहा है 250 रुपये, तो 250 रुपये तो कमीशन चला गया ना। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था, लाभ का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसी के लाभ के बंटवारे में क्या है, बहुत सारे होल हैं, बहुत सारे छेद हैं। छेद का मतलब क्या हुआ, वहां पे करेक्शन आ जा रहा है। जैसे हमने आपसे कहा कि आपको जो स्कॉलरशिप दी गई, छात्रवृत्ति दी गई, तो छात्रवृत्ति का पूरा लाभ नहीं मिला, ये एक उदाहरण है। अब आपको दूसरा उदाहरण देते हैं, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। आपको दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे नरेगा स्कीम में आपको मजदूरी दी जा रही है। जरा याद करें, जब 2006 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो उस समय लोगों को नगद मजदूरी दी जा रही थी, यानी आप जो मेहनत करते थे तो आपको कैश में पेमेंट किया जाता था। आज की डेट में क्या जा रहा है, आज की डेट में क्या होता है कि नरेगा में कोई भी आदमी जब काम करता है तो उसका जो पैसा है, उसकी जो मजदूरी है, जो वेज है, वो सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नरेगा में अगर मजदूरी का भुगतान हो रहा है तो वो भी आपके अकाउंट में आ रहा है, छात्रवृत्ति जो आ रही है वो भी आज की डेट में आपके अकाउंट में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सरकार की बहुत सारी जैसे जो सब्सिडी वाली स्कीमें हैं उसमें भी आज क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम योजना लागू है, ये जो भी आपने यहीं पे लिखा है। अब आप जरा देखें, जैसे गैस, आपके यहाँ एलपीजी का सिलेंडर आता है, तो एलपीजी के सिलेंडर में क्या है कि गवर्नमेंट जितना आपको सब्सिडी देती है, आपका जो अकाउंट आधार से लिंक होगा सीधे उसी अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब एक लाइन का क्या हुआ कि गवर्नमेंट अब क्या चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम लॉन्च की जा रही है उसका जो लाभ है वो पूरा का पूरा लाभ, यानी वो 100% जो लाभ है वो लाभार्थी के खाते में जाए या उसके पास जाए। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जब आपका बैंक अकाउंट होगा तो उसी अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अभी आपने क्या लिखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का मकसद क्या है कि जो ये अकाउंट खोला जा रहा है, जो अभी हमने आपसे कहा है ना कि जो स्कीम लॉन्च की गई थी अभी थोड़ी देर पहले कि स्वाभिमान योजना लॉन्च की गई, और बाद में अगर आपने देखा होगा जब 2014 में वो डॉक्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी और 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इन दोनों स्कीमों का सिर्फ एक मकसद है कि सरकार के द्वारा जो स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं उस स्कीमों का पूरा पैसा सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। आप थोड़ा इस बात पे ध्यान दें, जब डॉक्टर राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहते हुए एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि जब केंद्र सरकार गरीबों के लिए 1 रुपया गांव में भेजती है तो उस 1 रुपये में से केवल 15 पैसा उसके पास पहुंचता है, बाकी 85 पैसा बीच के दलाल या भ्रष्ट लोग खा जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये स्टेटमेंट किसी छोटे मोटे आदमी का तो था नहीं, किसका था, भारत के प्राइम मिनिस्टर का था। तो सीधा सा सवाल बनता है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर इसको जानता है कि भारत में इतना ज्यादा करप्शन है तो करप्शन को रोकने के लिए राजीव गांधी जी ने क्या किया था, या सरकारों ने, आने वाली सरकारों ने क्या किया। ये इस सवाल का जवाब तलाशते तलाशते हमको कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। 2011 में स्कीम अभी हमने आपको बताया स्वाभिमान योजना लॉन्च की गई और इसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आती है। किस लिए आती है, केवल इसलिए आती है कि जो हमने अभी आपसे कहा कि जिस शब्द को हमने उठाया कि समावेशन क्या है, तो कई बार समावेशन का मतलब आपको किताबों में क्या लिखा मिलता है कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज है या जो समाज का सबसे जो पिछड़ा वर्ग है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन्हीं लोगों को बैंक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए, इसी को हम लोग वित्तीय समावेशन कहते हैं। देखिए, समावेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, समावेशन कहते किसको है, समावेशन कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीजों पर हमने आपसे डिस्कस किया और उसका सिर्फ एक मकसद है कि लोगों को जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का 100% लाभ उन तक पहुंचाया जाए। पहुंचाने का रास्ता क्या है कि जो भी आप सरकार आपको पैसा दे रही है उस पैसे में के बंटवारे में बीच में कोई दलाल या भ्रष्ट आदमी या मध्यस्थ या इंटरमीडिएटर ना आने पाए।
इसीलिए सरकार आज की डेट में किस बात पे फोकस करती है कि सीधे सीधे आपका बैंक अकाउंट खोला जाए। आप इसको जानते हैं कि जब कोई भी बच्चा प्राइमरी स्कूल में या स्कूल में पढ़ने जाता है तो पहले उसका बैंक अकाउंट खोला जाता है, ताकि अगर एक सरकार के द्वारा कोई भी स्कॉलरशिप दी जा रही है तो वो स्कॉलरशिप उसी बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर हो। आज मजदूरी का भुगतान किया जाता है, आपके अकाउंट में आता है, इसीलिए नरेगा में या मनरेगा में आपको पेमेंट किया जाता है तो उस पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है, इसलिए क्योंकि बैंक में आपका अकाउंट है। तो मतलब क्या हुआ एक लाइन का, वो चाहे स्वाभिमान योजना रही हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना रही हो, सबका सिर्फ एक मकसद है कि लोगों का बैंक अकाउंट खुलाइए, लाभार्थियों को उनके लाभ का पैसा उनके अकाउंट में डालिए ताकि उसका पूरा लाभ मिले, वहां पे कोई भी आदमी या भ्रष्ट आदमी ना आने पाए। जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो ज्यादा करके स्कीम अब क्या है, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा आपके अकाउंट में पैसा आता है, आप उसका लाभ उठाते हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, जब सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पूरा लाभ आपके अकाउंट में आएगा, करप्शन नहीं होगा, तो गरीबों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार होगा। उसका सिर्फ एक मकसद है। मित्रों, आज फिलहाल बहुत संक्षेप में इस चीज़ पे आके ऊपर चर्चा की गई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसको कैसे ज़मीनी धरातल पे सरकार ने लागू किया है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है ग्रासरूट लेवल पे, इन सारी चीज़ों पे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।